मतलब ज्यादा ब्रेकअप नहीं रहा उसका। ठीक है, तो हमारी बात चल रही थी मास डिफेक्ट की। जब न्यूक्लियॉन बहुत दूर दूर थे, मैंने तो बनाया बहुत पास पास है यहाँ पे, पर एक्चुअली न्यूक्लियॉन बहुत दूर दूर है और वो धीरे धीरे क्लोज आए क्लोज आए क्लोज आए और न्यूक्लियस बन गया। इस न्यूक्लियस की बनने की प्रोसेस में कुछ मास की कमी हुई है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो यहाँ मास की कमी हुई है, ये एक्चुअली एनर्जी में रिलीज हुई है। यहाँ से सिस्टम से कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। So there is some energy released in the process, and the energy released, जो भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई वो आप निकाल सकते हो जो मास में कमी हुई है उससे। आप लिख सकते हो कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, दिस इज नथिंग बट जो भी मास में कमी आई है इनटू सी स्क्वायर। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर से हमने डेल्टा m जो भी मास की कमी हुई है, मास का डिक्रीमेंट इनटू सी स्क्वायर, इतनी यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है न्यूक्लियस के बनते समय, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसे हमने नाम दिया बाइंडिंग एनर्जी। इसे बाइंडिंग एनर्जी को लिखने का एक तरीका, बाइंडिंग एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी के लिए डेफिनेशन जैसा एक तरीका हो जाएगा कि न्यूक्लियस को अगर आपको वापस तोड़ना है, आपको इन न्यूक्लियॉन्स को दूर दूर करना है, तो आपको इतनी एनर्जी सिस्टम को देना पड़ेगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसको बोल देंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी। या द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे मास का डिक्रीमेंट क्यों हुआ? बाय आइंस्टाइन वी आर एक्सप्लेनिंग इट यूजिंग एनर्जी रिलीज। कुछ एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम के बनने से, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो आपको मास डिफेक्ट समझ में आया क्या होता है? क्या आपको मास डिफेक्ट समझ में आया क्या होता है? चलो थोड़ा शायद बोर्ड में नीचे का दिख नहीं रहा आपको, मैं हल्का सा इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने बाइंडिंग एनर्जी लिखी थी, आप इसके साथ यहाँ लिख दीजिए बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये हमारे लिए बहुत अच्छा टूल हो गया स्टेबिलिटी जज करने के लिए। स्टेबिलिटी जज करने के लिए, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम है, इसको पता करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत अच्छा टूल हो गया। पर देखो ज्यादा न्यूक्लियॉन होंगे, अगर न्यूक्लियस जो बन रहा था उसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन है, तो हो सकता है कि उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। तो हम डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी जज नहीं कर सकते। हम एक नया टर्म बनाते हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हम एक नया टर्म बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, इसे बोल देंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पर न्यूक्लियॉन ये आपको बताएगा कि हर न्यूक्लियॉन की वजह से एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक एक की वजह से कितनी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एक्सप्रेशन हमें बता देगा कि पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। अब हर एक न्यूक्लियॉन से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो ऑफकोर्स सिस्टम ज्यादा स्टेबल हुआ होगा। तो बेटर जो तरीका होगा स्टेबिलिटी जज करने का वो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। उसका अगर हम मास नंबर के साथ ग्राफ बनाते हैं, उसका हम मास नंबर के साथ ग्राफ बना रहे थे, तो हमने सारे स्टेबल न्यूक्लियर के लिए वो ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कुछ इस तरह का आता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर। इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दैट ग्राफ कम्स ऑफ लाइक दिस। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरिएशन होते हैं, उसको फिलहाल ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। बस आपको ये समझना है कि पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है और फिर कम होती है। फिजिक्स में इतना काफी है। ठीक है, चलो। एक बच्चा बोल रहा है पैकिंग फ्रैक्शन। ये जो मास डिफेक्ट आया पर न्यूक्लियॉन, इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में पूछते हैं, फिजिक्स में तो कोई खास इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। मास डिफेक्ट जो भी हुआ है डिवाइड बाय मास नंबर कर दो तो उसे पैकिंग फ्रैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, चलो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसका जो कर्व हमने बनाया, इसके अंदर एक जगह पे मैक्सिमा है। क्या आपको याद है कहाँ पे मैक्सिमम आता है, किस मास नंबर पे मैक्सिमम आता है? Fe. आयरन। Fe के लिए बिल्कुल सही है ना। तो आयरन जिसका मास नंबर था 56, Fe
एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56, उसके लिए मैक्सिमम आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और कितनी आती है? करीब करीब आती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है ना, ये एनर्जी ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका ऑर्डर क्या आता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा, कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप जानते ही है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व हमने पढ़ा। नाउ दिस कर्व इज सजेस्टिंग अस दैट बहुत हल्के न्यूक्लियाई भी ज्यादा स्टेबल नहीं है और बहुत हेवी न्यूक्लियाई भी ज्यादा स्टेबल नहीं है। आयरन के आसपास न्यूक्लियस इज ज्यादा स्टेबल, आयरन के आसपास न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इस कर्व से हमें यह भी पता चल रहा है कि जब बहुत हल्के हल्के न्यूक्लियाई मिलकर थोड़ा बीच का न्यूक्लियाई बनाएंगे, बहुत लाइट न्यूक्लियाई मिलकर थोड़ा बीच का न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सिस्टम विल प्रोड्यूस सम एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। तो हल्के न्यूक्लियाई ने उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करी थी जितना थोड़ा बीच के न्यूक्लियाई ने रिलीज करी है। तो इनसे अपन ये बनाएंगे तो एनर्जी और रिलीज होगी। समझे? हेंस न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी क्यों रिलीज होती है हमको समझ में आ रहा है। बहुत हल्के हल्के न्यूक्लियाई जब मिलकर थोड़ा हैवी न्यूक्लियाई बीच वाला न्यूक्लियाई बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज क्यों होती है हमको समझ में आ रहा है। आ रहा है क्या आपको क्लियर है समझ में? न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी क्यों रिलीज होती है? इज दिस अंडरस्टूड? हाँ सर। चलो, फिर बहुत हैवी न्यूक्लियाई को देखा जिनका मास नंबर ज्यादा है, तो उन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने से जब उन्हें आप ब्रेक करोगे, जब उन्हें ब्रेक करोगे और थोड़े बीच वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट करोगे, तो वहां पर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी। सिस्टम में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी, मतलब हर न्यूक्लियन से थोड़ी ज्यादा एनर्जी अब रिलीज हो जाएगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी पूरे सिस्टम से रिलीज होगी। हेंस न्यूक्लियर फिशन में भी एनर्जी रिलीज होगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है, जब लाइट लाइट न्यूक्लियाई मिलकर बीच वाला न्यूक्लियाई बना ले, या न्यूक्लियर फिशन जब होता है, जब एक बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होके बीच वाले दो न्यूक्लियस बनाए, इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है हमको यहाँ से समझ में आ रहा है। इज दिस क्लियर? फ्यूजन में तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना सर, तोड़ने के लिए। फिशन में, न्यूक्लियर फिशन में हाँ। नहीं, ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से। जब न्यूक्लियर फिशन हम कराते हैं, एक हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक करके दो में तोड़ते हैं, तो हमको है ना बाद में जो न्यूक्लियस बनते हैं वो क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, तो नेट में तो एनर्जी रिलीज होती है। हो सकता है शुरू में एनर्जी देना पड़े आपको उसको तोड़ने के लिए, पर क्योंकि बाद में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी टाइप की कुछ चीज, कि कोई रिएक्शन होने के लिए तो पहले उसको थोड़ा एनर्जी देना पड़ती है, पर वो बाद में इतनी स्टेबल हो जाते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी ओवरऑल रिलीज हो जाती है। तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ओके सर। ठीक है, चलो, तो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व से हमें समझ में आ गया कि न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी क्यों रिलीज होती है। क्या आपको क्लियर हुआ ये? हाँ सर। सभी बच्चे, कौन ज्यादा स्टेबल है वो भी हमें समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है। यस सर। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना जो इस चैप्टर में आते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी कॉन्सेप्ट में मिलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। न्यूक्लियस के आपको न्यूक्लियस का ऑब्जर्व्ड मास दे देंगे कितना है, आपको प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास दे देंगे, तो आपको मास डिफेक्ट निकाल के बाइंडिंग एनर्जी निकालना पड़ती है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एग्जांपल के लिए करते हैं अपन भी, चलो ठीक है करते। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ He, He की बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, और मैं आपको डाटा दे रहा हूं। टेक मास ऑफ He is 3.9946 AMU, mass of proton is 1.0026 AMU, mass of neutron is 1.0056 AMU। मैंने मेरे मन से डाटा दिया है, मैंने देख के नहीं दिया है कि सही है कि गलत है, मैंने अपने मन से दिया है। हो सकता है ये डाटा गलत हो, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन
ठीक है, चलो अब आप निकालिए बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी इसकी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए एक ट्रिक भी और बता देते हैं। अगर आप एक एमयू का मास एनर्जी में कन्वर्ट करो तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनती है। ठीक है, अगर आप ये मास डिफेक्ट जो होता है ना, ये डेल्टा एम, इसको आप एमयू में निकाल लो तो आपको वो सी स्क्वायर नहीं लगाना है। आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करो, मास डिफेक्ट निकालो इन एमयू इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, है ना। हमने कन्वर्जन फैक्टर जो सबसे वो सब मल्टीप्लाई कर के हमने ये नंबर बना के याद रख दिया। ठीक है, चलो करिए आप बाइंडिंग एनर्जी निकालिए इसकी। कैलकुलेट करिए। चलिए, हिमांशु का तो आंसर भी आ गया मेरे पास, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको यहाँ निकालना चाहिए मास डिफेक्ट। वो कैसे निकालेंगे? तो कैलकुलेटेड मास क्या होना चाहिए ये सोचेंगे पहले। तो हीलियम है हमारे पास, हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 4-2 मतलब 2 न्यूट्रॉन है। तो हीलियम का जो मास होना चाहिए था वो होना चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होना चाहिए था। और हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 3.9946। तो ये होना चाहिए था कैलकुलेटेड मास, ये हो गया ऑब्जर्व्ड मास। इनका डिफरेंस आ जाएगा मास डिफेक्ट। और फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए जो भी हमारे पास मास डिफेक्ट आता है, आपको बताया था मैंने, मास डिफेक्ट एमयू में निकाल लो इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको नंबर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो, तो मेरे पास आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। अमन, बहुत अलग अजीब सा आंसर है, ऐसा नहीं आएगा। एक आंसर आ रहा है 9.951, एक आ रहा है 1894। बहुत बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं, इससे बड़े भी नहीं होना चाहिए आंसर। हाँ, चलो अब यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ती है तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल नहीं करना है कैलकुलेटर यूज। 1.0026 प्लस 1.0056 इंटू 2, तो 4.0164 ये आ रहा है। 4.0164 माइनस ये कर देते हैं 3.9946, तो मास डिफेक्ट आ रहा है मेरे पास 0.0218 मास डिफेक्ट। और इसको 931.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं 931.5, तो 20.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर। ऑल्दो मैंने कैलकुलेटर यूज करा है बच्चों, आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ भी यहाँ कैलकुलेटर यूज करके करोगे तो एग्जाम में आपसे नहीं होंगे क्वेश्चन। कैलकुलेशंस आपको हमेशा मैन्युअली करना चाहिए। यहाँ कैलकुलेटर कभी यूज मत करना, चाहे कितनी भी अर्जेंसी हो, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो दिस शुड बी आवर आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप और आएंगे तो कर सकते हो क्या, बाइंडिंग एनर्जी निकालने वाले। दिव्यांशी, क्लियर है आपको? हाँ सर। ओके, गलती क्या हुई थी आपकी? माइनस करने में 1.0 लगा दिया था। अच्छा,
ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी अपन ने इस तरह से कुछ कैलकुलेट कर ली। आगे बढ़ते हैं। कई बार हमें इक्वेशंस दी जाती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस दी जाती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई ऐसा पूछ लेते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट वहां भी लगता है। जिस तरह से ये मैंने बनाया था एक इक्वेशन जैसा, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन भी होती है। मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है ए, उसमें न्यूक्लियस वाई का आपने कोलिजन जैसा कुछ करवा दिया, जिससे सपोज न्यूक्लियस सी बन गया। एक जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैंने आपको रिएक्शन दी। आपको इन सबके मासेस पता है, इन सबके मासेस पता है, आपको एक ए बी सी के मास पता है। तो ऐसी रिएक्शन में अगर इन दोनों का मास की सम से इसका मास कम है, तो डेफिनेटली कुछ मास की कमी हुई है, और जो मास की कमी हुई है वो एनर्जी में रिलीज होगी। तो ऐसी रिएक्शन के साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हो सकती है। उस एनर्जी को हम यहाँ पे क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे क्यू वैल्यू बोलते हैं रिएक्शन की। जैसे आपने केमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ी होगी, तो हम यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए उसे कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में ए का एक न्यूक्लियस, बी का एक न्यूक्लियस मिल रहा है और सी बन रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा अपन मोल्स के टर्म में नहीं लिखते हैं, न्यूक्लियसेस के टर्म में लिखते हैं। केमिस्ट्री में आपको आदत होगी कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कोई रिएक्शन लिखिए, उसका मतलब उसके एक एक मोल का रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बातें चलती है, हमारे यहाँ पे जो बातें चलती है, इट इज फॉर अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, चलो, तो जब भी ऐसी कोई रिएक्शन हो और आपसे क्यू वैल्यू पूछा जाए, तो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। और अगर मास डिफेक्ट एएमयू में निकाल लोगे तो सी स्क्वायर के बदले 931.5 लगा लेना। तो आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो, मास डिफेक्ट इन एएमयू इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे? तो मास डिफेक्ट होता है कि रिएक्टेंट का मास क्या था माइनस प्रोडक्ट का मास क्या है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो भी, ये आ जाएगा मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। चाहो दोस्तों ऐसा भी लिख देना। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब हो, वहां पर भी आपको एनर्जी कितनी रिलीज हुई ऐसा पूछ सकते हैं, तो वहां आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इज दिस अंडरस्टूड? क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्यू वैल्यू क्या होती है, समझ में आया? यस सर। क्यू वैल्यू के जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बाइंडिंग एनर्जी निकालने के क्वेश्चन होते हैं। आपको ये करना है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स है उनका मास क्या है वो निकालिए, प्रोडक्ट का मास देखिए। अभी मैंने एग्जांपल के लिए 2 पार्टिकल और इससे 1 पार्टिकल बनते हुए दिखाया है, उल्टा भी हो सकता है कि 1 से 2 बन रहे हो। ठीक है, जैसे अल्फा डीके जो होता है, अल्फा डीके, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा डीके शायद सुना होगा आपने, कि एक न्यूक्लियस अपने आप ही किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, साथ में अल्फा पार्टिकल बन जाता है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। तो उस प्रोसेस की क्यू वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप वो इसी तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको क्यू वैल्यू निकालते आएगी क्या? ओके, चलिए, तो क्यू वैल्यू के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, बस कैलकुलेशन करना होती है। मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें कभी कभी हमें बाइंडिंग एनर्जी दे देते हैं वो लोग इन सबकी बाइंडिंग एनर्जी दे देंगे। तो जब बाइंडिंग एनर्जी दे दी जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से आप क्यू वैल्यू निकालोगे। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन। इनके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई, इनके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई, अगर इसके फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही थी तो रिएक्शन से एनर्जी मिल रही होगी। इसे क्यू वैल्यू उल्टा लिखा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे आपने केमिस्ट्री में सुना होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना होता है तो आप क्या लिखते हो? या रिएक्शन की क्यू वैल्यू जो रिएक्शन की एंथैल्पी जो लिखते हो
वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में जब लिखते हो तो आप उल्टा करते हो ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गिव्स यू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बाइंडिंग एनर्जी इज लाइक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह? हाँ सर। बहुत बढ़िया, अगर वहां पढ़ा है तो उससे रिलेट करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको ये। चलिए, तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम का पूरा सेंटर जो होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इनको किसने डिस्कवर करा था? इनका मासेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखा। न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर का होता है। फिर हमने अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब चीजें समझी। उसके बाद हमने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को जज कैसे करते ये समझा। हमने देखा कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए हमने जब एन और जेड का कर्व बनाया तो उसमें क्या ग्राफ आ रहा था। स्टेबल न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के कंपेयर में न्यूट्रॉन ज्यादा फिल करना पड़ते हैं। स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा कि दोनों का नंबर इवन हो या एक इवन हो, ऐसे न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल थे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ऑड हो, ऐसे न्यूक्लियस हमें कम मिलते हैं। फिर हमने ये समझा कि जब हमने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा तो हमें पता चला कि न्यूक्लियस की कैलकुलेटेड मास से उनका एक्चुअल मास कम आता है। देयर इज सम मास डिफेक्ट, उसको मास डिफेक्ट बोल दिया। मास डिफेक्ट को रिलेट करा बाइंडिंग एनर्जी से। बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस वगैरह देखे। क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन पढ़ी। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन से कोई दूसरा न्यूक्लियस बने या कोई न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाए तो उसे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्यू वैल्यू बोलते हैं। और जो क्यू वैल्यू होती है वो कैसे निकालना है वो भी समझा अपन ने। वो भी ये बाइंडिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर से निकलती है। चलिए, इतनी चीजें अपन ने पढ़ी आज। क्या अभी तक की सारी चीजें क्लियर आपको? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, नारायण हैंड रेज कराए, बोलिए कोई डाउट? सर वो अपन जब क्रैकर्स जब मतलब क्रैकर जब फूटता है तो उसमें भी जो एनर्जी निकलती है वो भी E इक्वल टू mc स्क्वायर को होती है क्या? नहीं नहीं बोलो। नहीं, ये क्रैकर्स वगैरह में कोई ऐसा नहीं होता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वहां तो क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और कुछ मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस वगैरह बनती है। तो ऐसा नहीं होता है कि मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये मास से जो एनर्जी का कन्वर्जन है ये बहुत रेयर दिखता है, हमारी डे टू डे लाइफ में तो हमें दिखता ही नहीं। ये केवल न्यूक्लियर रिएक्शंस में हो रहा होता है, समझे? आपने कुछ पढ़ा होगा ना, लेवॉइजर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। यस मैडम, मास तो कंजर्व ही रहता है। तो ये हमारे पास केवल न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें मास के चेंज हो रहा है। बाकी ऐसा मास का चेंज आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता, ठीक है? ये बहुत रेयर प्रोसेसेस है। चलो, ये क्या होता है? ये सन में हो रही है, स्टार्स में हो रही है, वहां ये सब इस तरह की चीजें हो रही है। चलिए, ओके, तो मैं बोल रहा था आज अपन यही रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। मैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। पहले चीजें बताना, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपना जो बेसिक पोर्शन है हो जाएगा, ठीक है? और आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग है ना वो पढ़कर आइएगा, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, मैं उसके बारे में आज आपको कुछ टेक्स्ट भी भेज दूंगा, आप वो जरूर पढ़कर आइएगा। वो उसी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं आपको आज टाइम भी जल्दी से छोड़ रहा हूँ ताकि आप वो पढ़े। और एक वीडियो आपको भेजने वाला था वो भी आज भेज दूंगा, ठीक है? सर वीडियो कौन सी सर?